हम सभी क्लास अपना कर रहे थे और हम लोग ने बात कर ली थी आर्टिकल्स और पार्ट के बारे में। तो हमने आर्टिकल्स और पार्ट को ट्रिक देखा था याद करने के लिए। होप आप सभी याद कर रहे होंगे, या ट्रिक से आपको नहीं याद हो रहा है तो आप सिंपल से एक काम कीजिए कि अलग अलग पन्ने पर चार चार पार्ट्स को लिख लीजिए और उसको अपने पॉकेट में रख लीजिए। 10 दिन उसको रखे रहिए, जहां चाहिए वहां पर घूमिए, वहां पर उसको एक बार निकाल कर जरूर उसको देखें, ताकि आपको आर्टिकल्स और पार्ट किस पार्ट्स में क्या आर्टिकल है और उसमें क्या प्रावधान है ये आपको समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। क्योंकि उसके बिना पॉलिटी अधूरी हो जाती है। उस चीजों को हम लोग बहुत गहराई से उन लोग को चीजों को करना होता है। तो होप आप सभी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो शेड्यूल्स टोटल 8 थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय शेड्यूल्स टोटल 8 थे। बाद में 4 ऐड हुए, वो जोड़ के आपको टोटल जो हो गए शेड्यूल 12 हो गए। तो 12 शेड्यूल्स में क्या क्या है उसको देखेंगे। तो कल हमने एक सिंपल सी बात की थी कि जो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बुक है और उसमें पार्ट्स बने हुए हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं। बाद में वो 22 में से एक हट गया, 21 हो गया और 4 और आ गए, जिसके चलते आपको 25 जो पार्ट हो गए टोटल हो गए। ये क्या है? पार्ट्स दैट यूनिट, जैसे एक बुक होता है उसमें यूनिट्स होते हैं, वो हो गए पार्ट्स। आर्टिकल्स हो गए, वो हो गए आपके उसके चैप्टर्स, एक यूनिट के चैप्टर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि पार्ट नंबर 1 था तो उसमें यूनियन टेरिटोरीज था, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटोरीज था, तो उसमें आर्टिकल 1 से 4 था। यानी कि इसमें यूनियन एंड टेरिटोरीज समझिए कि एक बुक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें यूनियन एंड टेरिटोरीज एक आपको यूनिट है और उसमें 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, यानी कि 4 चैप्टर दिए हुए, ये चीज था। अब उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो आपके चैप्टर के समझिए कि टॉपिक्स होंगे, ठीक है। ये चीजें थी। हम लोग हर आर्टिकल हर पार्ट को फिर से अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको शायद याद हो जाए। और इसी तरीके से अब बात आती है शेड्यूल्स क्या है। तो शेड्यूल्स क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें 22 पार्ट्स है, उसमें से एक खत्म हो गया, 21 हुए, 4 ऐड हुए, टोटल 25 पार्ट्स हो। अगर काउंटिंग में देखें तो 22 ही है, बट नंबरिंग में देखें तो 22 है, काउंटिंग में देखें तो 25 पार्ट्स है। अब शेड्यूल्स की बात आती है। शेड्यूल्स भी उसी तरह से, शेड्यूल्स जो है एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर जिसको पार्ट्स में नहीं लाया जा सका, उसको एक्स्ट्रा अलग से रख दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स, ठीक है। तो शेड्यूल सिंपली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बुक है जिसमें पार्ट्स भी है, शेड्यूल्स भी है। पार्ट्स जो है यूनिट है, मेन फ्रेमवर्क में बुक्स हैं, समझ चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं। और जो शेड्यूल है वो एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स हैं लास्ट में जो बच जाते हैं, कुछ कुछ टॉपिक को रख दिया जाता है, उस तरह से ये शेड्यूल्स है। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और हम शुरू करते हैं शेड्यूल्स की क्लासेस। और शेड्यूल्स कितने हैं टोटल हमने बात की थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय क्या कहलाता है कि 26 जनवरी 1950 में टोटल 8 शेड्यूल्स है, ठीक है। ऊपर में आप देख सकते हो कि दिस इज द लिस्ट, ये शेड्यूल्स को बोला गया है। शेड्यूल्स क्या है उसको बोला गया, दिस इज द लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेबुलेट द ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल्स का मतलब होता है टाइम। आप खुद से देखते होंगे कि कब शेड्यूल है, इस क्लास का कब शेड्यूल है, तो वो शेड्यूल टाइम। तो यहाँ पर वही चीज है, टेबुलर फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा हुआ है कि ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट का किस तरह से चीजें होंगी, वो सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 26 जनवरी 1950 में टोटल 8 शेड्यूल से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल से और 4 शेड्यूल अलग से आए हुए थे, ठीक है। अब 4 शेड्यूल अलग अलग अमेंडमेंट से चारों शेड्यूल्स आए, तो उसको भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सा शेड्यूल कौन कौन अमेंडमेंट से आए। तो 8 शेड्यूल पहले थे, जो 9 शेड्यूल था, 10 था, 11 था, 12 था, उसको समझना है हम लोग को। देखिए 9 शेड्यूल था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1951 के जरिए 9 शेड्यूल आया था। इसमें क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वहां पर अभी नहीं। अब ध्यान दीजिए कि कौन कौन से शेड्यूल कब कब आपको ऐड हुए थे। तो फर्स्ट शेड्यूल था जो 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसमें हुआ था, ठीक है। 10 शेड्यूल कब आया था, तो 52 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 52, ठीक है, 1900 जो कि 85 में हुआ था। इसके बाद थर्ड जो आपको शेड्यूल है यानी कि 11 शेड्यूल जो कि ऐड हुआ है, तो वो 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है 1992 के,
ठीक है। और 73 के बाद एक तुरंत ही 74 अमेंडमेंट हुआ है 1992 में ही, उसमें ये 12 शेड्यूल भी ऐड किया गया। तो टोटल आपको होगा 12 शेड्यूल, ठीक है। तो 8 पहले थे, 4 9 10 11 12 जो शेड्यूल है वो बाद में जुड़े और टोटल आपके होगा 12 शेड्यूल। जो 9 था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से जुड़ा है, ठीक है, वहां से आया है। 52 अमेंडमेंट जो हुआ उससे आया है 10th जो कि 1985 में हुआ था। और 11th जो अमेंडमेंट 11th जो आपका शेड्यूल है वो 73 अमेंडमेंट से आया है और जो 12 शेड्यूल है वो आपको 74 अमेंडमेंट से आया है। और 1992 में 73 और 74 दोनों ही आपको अमेंडमेंट हुए थे। अब हर शेड्यूल को अलग अलग से पढ़ेंगे कि हर शेड्यूल में क्या क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ध्यान दीजिएगा, वहां पर हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें था यूनियन एंड टेरिटरी था, यहाँ पर यूनियन एंड टेरिटरी नहीं है, यहाँ पर नेम ऑफ स्टेट है। नेम का मतलब नेमिंग, ठीक है, ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये चीज है कि इसमें कौन सा किस स्टेट का क्या नाम होगा, उसके नाम को कब चेंज किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, मतलब सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि किस एरिया में कौन सा राज्य का क्या होगा, ठीक है, ये चीज आपको फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ। सेकेंड शेड्यूल में आपको इन्वॉल्वमेंट की बात है, ठीक है, अलाउंसेज और प्रिविलेज की, यानी कि सैलरी, पैसा, तनख्वाह, ये सब की बात है कि कितना किसको मिलेगा। तो देखिए इसमें किसके किसके जो सैलरी की बात है वो है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इसमें सैलरी की बात है, अलाउंस की बात है, प्रिविलेज की बात है। गवर्नर ऑफ स्टेट की बात है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयर की बात है, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात है, ठीक है, राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है। लोकसभा में जो होते हैं मुख्य उसको बोला जाता है स्पीकर और जो सब स्पीकर होता है उसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं लोकसभा। बट राज्यसभा में भी स्पीकर नहीं बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में चेयरमैन बोलते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में आपको चेयरमैन सॉरी स्पीकर नहीं बोलना है, आपको चेयरमैन होते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। चूंकि क्या होता है कि इसी तरह स्टेट में भी आपको देखने को 2 हाउसेज मिलते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको स्पीकर बोल देता है, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उसी तरह हमने सेंटर में भी देखा, राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में आपको स्पीकर। तो राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा, लोकसभा को और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी लोगों का अलाउंसेज है या फिर सैलरी है, प्रिविलेज है, इनकी बात सेकेंड शेड्यूल में की गई है। इसके साथ गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ सीएजी, सीएजी मतलब कि चीफ एटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑडिट जनरल, ठीक है। तो चीफ जो ऑडिट जनरल है वो उसको, ठीक है, ऑडिट जनरल गवर्नमेंट ऑडिट के लिए रखती है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट की सैलरी की बात इसमें नहीं की गई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट की सैलरी की बात नहीं की गई है। जो भी कैबिनेट होगी मिनिस्टर्स की, उनकी सैलरी की इसमें बात नहीं की गई, इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा। बाकी अब जो भी बड़े बड़े पद है, सिंपल से याद रखने का तरीका है, हमारा सबसे मुख्य लोग, हमारे देश के सबसे मुख्य व्यक्ति बोल सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं लेना है, एक मिनट, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज सुप्रीम कोर्ट के, जब सुप्रीम कोर्ट के जज तो हाई कोर्ट के भी जज, ठीक है। इसके बाद गवर्नर्स ऑफ जितने स्टेट के गवर्नर्स हैं वो, इसके बाद आप ले सकते हैं जितने भी आपके स्पीकर्स हैं और चेयरमैन हैं उनको, ठीक है। इसके बाद सीएजी को, बाकी इतना ही आपके लोग इसके अंतर्गत आते हैं सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में हमने बात की नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी और टेरिटरीज का कितना एरिया जुरिस्डिक्शन एरिया है वो। सेकंड शेड्यूल में हम लोग ने बात की कि अलाउंसेस किनके किनके, प्रेसिडेंट, गवर्नर और इसके साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर से चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इसके साथ ही हम लोग ने बात की सीएजी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की इसमें कोई जिक्र नहीं है। चलिए आगे, इसके बाद थर्ड शेड्यूल से आते हैं। होप आप सबको ये जो पीपीटी चल रही है वो इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो ये सारी आपको पीपीटी जो है, पीपीटी पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर,
रियल नॉलेज दुनिया आप जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे करके, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, 1-2 दिन लेट हो सकती है ये आपको मिलने में, लेकिन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो थर्ड हम शेड्यूल्स की बात करें तो उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए उसमें ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई। ओथ का मतलब होता है कि शपथ और शपथ जो भी होते हैं, शपथ उपत, ये सब की बात की गई। तो इसमें ओथ एंड अफर्मेशन किन किन लोगों की बात की गई है उसको। तो पहले नंबर की जो इलेक्शन लड़ता हो, इलेक्शन लड़ने में इसमें भी बता हुआ कि जो कैंडिडेट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ता है, या फिर वो, ठीक है, इलेक्शन लड़ता है उससे पहले भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन अगर लड़ेगा तो उसको शपथ लेनी होती है। जब इलेक्शन जीत जाएगा तो जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के वो भी शपथ लेंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें से जो यूनियन मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर बनेगा वो भी अलग से शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ की बात की गई है इसमें थर्ड शेड्यूल में। कौन कौन? पहला नंबर की जब कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा है यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, वो पहले लेगा। ठीक है, हाँ, और इसके बाद पार्लियामेंट में भी जो शपथ लेने जा रहा है, देखिए यहाँ पर पंचायत चुनाव की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है सिर्फ जो कि पार्लियामेंट में है और स्टेट लेजिस्लेचर में है, सुप्रीम कोर्ट, जज को, हाई कोर्ट। यहाँ पर देख रहे हैं आप वैसे यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, तो ये सब की बात हो रही है। उसका पंचायती राज का अलग से सिस्टम है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो पहला नंबर की ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, ठीक है, या फिर इलेक्शन लड़ने के बाद जीत गया जो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर होगा तो वो भी शपथ लेगा। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर उसमें से कोई बना या स्टेट मिनिस्टर बना तो वो भी ये शपथ लेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सीएजी, इतने लोग क्या करेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, इस चीज का जिक्र किसमें है? शेड्यूल नंबर 3 में है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है 4th शेड्यूल, इसमें आते हैं हम लोग देखते हैं एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। मतलब कि कितना सीट राज्यसभा में यूनियन टेरिटोरी से या स्टेट से होगा, क्योंकि राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो होती हैं स्टेट्स की। ठीक है, तो स्टेट्स की कितने सीटें राज्यसभा में होंगी, किस स्टेट की और किस यूनियन टेरिटोरी की कितना कितना, वो है आपको 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग 5th शेड्यूल चलते हैं। तो इसमें है प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब। तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल एरिया और ट्राइब में, इसमें शेड्यूल एरिया यानी कि शेड्यूल जहां पर कि शेड्यूल ट्राइबल्स लोग रहते हैं उस तरह के जो एरिया है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किस तरह से चलेगा उसका स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, तो यहाँ पर 5th शेड्यूल में आपको थोड़ा सा हम आगे जब आता है तो हम आपको बताएंगे कि एक और जगह आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, जैसे 6th शेड्यूल में ही हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ स्पेशल पावर है। 5th और 6th में अंतर क्या है? यहाँ पर भी देखिएगा प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। ठीक है, और 5th शेड्यूल में ये है, 5th शेड्यूल में आपको ये देखने को मिलेगा। और 6th शेड्यूल में देखिए क्या मिलेगा, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 ट्राइबल एरिया। इसमें से 4 ही ट्राइबल एरिया की बात की गई, इसमें सबके के लिए बात की गई है जहां जहां पर है ट्राइबल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया वहां की बात की गई। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो सिर्फ 4 ट्राइबल एरिया स्पेशल यहाँ पर प्रोविजन है, यहाँ पर फुल पावर होती है। ठीक है, तो इन राज्यों को जो 4 राज्य आपको यहाँ पर दिखाया बोला गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके पास स्पेशल पावर है। ठीक है, स्पेशल पावर ही अपने से डिसीजन ले सकती हैं इन सब मामलों में, लेकिन और राज्यों के पास ऐसा स्पेशल पावर नहीं है, कुछ पावर सीमित है, तो सेंटर की तरफ कुछ पावर जाती है। तो ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर स्पेशल पावर्स है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नक्सलाइट की जो आपको देखने को मिलेगी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, या फिर ज्यादा विद्रोह की यहाँ पर मामला मिलता है, इसलिए ये चीजें हुई। अब हर राज्य चाहता है कि हम इस 6th शेड्यूल में आ जाए, 5th शेड्यूल से निकल के 6th शेड्यूल में आ जाए। लेकिन अगर सिंपल सा बात है, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मोर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट इन शेड्यूल 6, यानी कि स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है यहाँ पर। ठीक है, और जो शेड्यूल 5 के स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि इस शेड्यूल में आके बस रहे। तो आपको 5th और 6th में अंतर समझने का, 5th में सभी एरिया जो भी देश में जिस एरिया में शेड्यूल्स और ट्राइबल्स एरिया है वहां पर प्रोविजन है किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। और 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों की जिक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, और यहाँ पर राज्य को
स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है, क्लियर होगा। अब 6 शेड्यूल के बाद हम लोग 7 शेड्यूल में आते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। इसमें पावर्स जो है किस तरह डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये चीज दिया हुआ है। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर रेफर्स टू दिस शेड्यूल नंबर 7, ठीक है। और ये देखिए इसमें सेंट्रल लिस्ट में लगभग 100 चीजों को इंक्लूड किया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल है बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस में, ये सेंट्रल लिस्ट में इनके पास पूरा पावर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, ये सब चीजों जैसे 100 चीजों पर पावर जो है वो आपको किसके पास है, वो सेंटर के पास है। स्टेट लिस्ट का मतलब कि पूरा पावर किसके पास है, स्टेट के, मतलब कि जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्री लैंड हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया। अच्छा, एक कंकरेंट लिस्ट आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब कि दोनों की, यानी कि स्टेट की भी वहां पर और सेंटर के भी, दोनों के पास पावर होगी उस चीज को लेकर। तो इसमें 52 ऐसे चीजें आती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब एक बात बता दे, कुछ ऐसी कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, जो तो दोनों के पक्ष में आते हैं, सिंपल सा बात है। तो उसी पर दोनों लॉ बना दी, मतलब स्टेट भी बना दिया और सेंटर भी बना दिया। तो किसका लॉ को प्रिवेल होगा, मतलब कि किसके लॉ को पहले नंबर की माना जाएगा, मतलब उत्तम माना जाएगा, तो वो होगी सेंटर की लॉ को माना जाएगा। तो हमारा जो कंट्री है, सिंपल सा, मैंने आपको जो फेडरल सिस्टम बता रहा था तो उस समय भी बताया था कि हमारा जो गवर्नमेंट है फेडरल है बट यूनिटरी बायस्ड है, ठीक है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। क्वासी फेडरल इसे बोलते हैं कि ना फेडरल है और ना ही हम लोग का पूरी तरह यूनिटरी है। तो पावर अभी भी देख रहे हैं कि डोमिनेटेड है कि सेंटर की ओर, यानी कि अगर एक कोई मुद्दा है उस पर सेंटर और कंकरेंट लिस्ट का है, सेंटर भी बनाती है लॉ और फिर स्टेट भी बनाता है, तो जो लॉ माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे अभी भी देख रहे हैं फेडरल जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कमी है। क्या है कि हमारा जो पावर है वो सेंटर वाइज है, ठीक है। चलिए अब 8 शेड्यूल जो है लैंग्वेज की बात करते हैं। तो हमारा जो इनिशियली थे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो 14 ऑफिशियल लैंग्वेज शुरुआत में थी। अब वो कौन कौन थी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वो थी तमिल, तेलुगु, मेघालय। अरे ये सब भाई लोग थोड़ा सा खुश हो जाना आप लोग, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही थे 14 जो लैंग्वेज है, तो आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाएगी, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पर तमिल है, तेलुगु है, मेघालय है, कन्नड़ है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, हिंदी है, ठीक है, पंजाबी, कश्मीरी, आसामी, संस्कृत, नेपाली, उर्दू। ये 14 जो लैंग्वेज है वो पहले से थी, लेकिन कुछ लैंग्वेज को जोड़ दिया गया। और कितने लैंग्वेज जुड़े, 8 लैंग्वेज को जोड़ दिया गया, 8 न्यूली लैंग्वेज एडेड, और टोटल लैंग्वेज आपको होगा 22। पहले 40 लैंग्वेज, मैंने नाम आपको बोल दिया, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, आपको पीपीटी मिल जाएगा या पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। पीडीएफ में दूंगा क्योंकि सबके मोबाइल में भी खुल जाता है, ठीक है। तो इनिशियली 14 लैंग्वेज, बाद में 8 लैंग्वेज और जुड़ गए, टोटल हो गए 22। अब 8 जो लैंग्वेज जुड़े वो कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत जुड़े उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए 8 जो लैंग्वेज है वो देखिए 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1967 में हुआ था, और इसके साथ सिंधु लैंग्वेज को जोड़ा गया। इसके बाद सीधे 71 जो अमेंडमेंट 1992, एक बात आपको फिर से याद दिला था, 71, 72, 73 और 74 अमेंडमेंट, ये 4 अमेंडमेंट आपको कब हुए थे, ये हुए थे 1992 में, ठीक है। ये 2 अमेंडमेंट में आपको लास्ट में मिले थे, शेड्यूल्स मिले थे, ठीक है। तो 71 जो अमेंडमेंट है उसमें आपको 1992 का, उसमें आपको 4 लैंग्वेजेस मिलती हैं, ठीक है, सॉरी 3 लैंग्वेज, कानाकनी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजों को ऐड किया गया हमारे 8 शेड्यूल में, ठीक है। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में 2003 में 4 लैंग्वेजों को मान्यता दी गई, जिसका नाम है बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, ठीक है। ये अब हमने देख लिया कि जो शेड्यूल थे वो टोटल हमने 8 शेड्यूल्स को देख लिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से डिफाइन थे, हालांकि उसमें कुछ चीज ऐड अप की थी, जैसे लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया, क्लियर है। अब एडिशनल कुछ शेड्यूल्स हैं जो कि 4 शेड्यूल बाद में है, 9, 10, 11, 12, ये जो 4 शेड्यूल है वो तो बाद में है। तो इस शेड्यूल में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहला तो 1951 में ही आ गया था फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th जो हमारा शेड्यूल है वो तो फर्स्ट अमेंडमेंट में ही आ गया था। तो वो कौन कौन से
1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट में हमारा 9th आपको शेड्यूल्स आ गया था। तो वो कौन कौन सा शेड्यूल है और उनमें क्या क्या खासियत है, इसको हम लोग को देखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए 9 शेड्यूल को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए एक अलग से चैप्टर होगा। केशवानंद भारती केस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें, चीजों को समझे और समझकर बात को आगे चले। चलिए यहां पर फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 9 शेड्यूल में, वो 1951 में हुआ था। आर्टिकल 30B ऐड किया गया था। कौन सा आर्टिकल? 30B1B। अब ये ऐड करने का बात समझिए, इसमें कारण क्या था। पहले क्या होता था कि देखिए, पहले एक फंडामेंटल राइट था जो कि 7th फंडामेंटल राइट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट 7th। उसमें हमारे अब तो 6 हो गए, पहले हम लोग के 7th है। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था और उसके जरिए किसी का भी अधिकार होता था कि अगर मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट हैं और हम आपके जमीन को चाहते हैं कि रोड के लिए क्या करें, रख लें, भले उसके बदले पैसा दें या कुछ भी, उससे मतलब नहीं, लेकिन जमीन को आपको हम रखना चाहते हैं क्योंकि रोड बनाने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। यानी कि डेवलपमेंट के लिए तो लैंड चाहिए। बट अब लोग क्या करते थे कि इनके पास एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब उनके प्रॉपर्टी का अधिकार दिया हुआ था। इसके चलते क्या होता था कि जो लोगों का जमीन गवर्नमेंट लेना चाहते थे वो लोग चले जाते थे कोर्ट, और कोर्ट चले जाते थे तो सिंपल सी बात है कि क्या होता था कि आपको कोर्ट जाने से गवर्नमेंट यहाँ पर हार जाती थी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट पर तो कुछ गवर्नमेंट का अधिकार चलता नहीं है, ठीक है। कोर्ट में उसका फैसला सीधा सीधी हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जरूरी हो गया, ऐसा लगा 1950 में तो ये संविधान ही लागू हुआ, लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद ही ऐसा लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला। तब 9 शेड्यूल बना, जो उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के जरिए आर्टिकल 31B ऐड किया गया। अब इसमें यह था कि किसी का भी जमीन गवर्नमेंट ले सकती है, मतलब डेवलपमेंट के लिए, सिंपल सा। अब इसमें एक जो 24 अप्रैल 1973 एक केशवानंद भारती का केस है जिसमें जैसे रिव्यू हुआ था, और इसमें एक हम चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, इसका हम अलग से भी लेक्चर लेकर आएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पर, ठीक है, तब ऊपर से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो 7th फंडामेंटल राइट था उसके जरिए राइट टू प्रॉपर्टी था और कोई भी देता नहीं था, तो अब केस लड़ने चले जाता था। तो ये अमेंडमेंट किया गया। अब इस अमेंडमेंट में क्या था कि जो भी चीज इस लिस्ट के जरिए आएगी, ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 31B के में जो भी चीज घुसेड़ा जाएगा, मतलब जो भी चीज रखा जाएगा इस लिस्ट में, अब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें, उसके अनुसार आर्टिकल 31 के बी में जो भी चीज रखा जाएगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, मतलब उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है। पहला नंबर, उसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। यहां पर समझिएगा, लैंड इज ए सब्जेक्ट अंडर स्टेटलिस्ट लॉ हैड टू बी मेड बाय स्टेट, ठीक है, ये सही है, यहां तक हम लोग। बट दैट टाइम इन केस ऑफ एनी लैंड रिफॉर्म ऑफ लॉ रिलेटेड टू लैंड, equal landholders used to go court for right to property at it was a fundamental right at this time. Because of this, a state find it difficult to make law. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर आगे समझते हैं कि जो ये अमेंडमेंट हुआ इसमें यही बोला गया था कि कोई भी चीज जो इस लिस्ट के जरिए घुसेड़ दिया जाएगा उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते, मतलब कि कोर्ट के पास अधिकार नहीं होगा। लाइट कट गया इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अपना फेस हटा देता हूं। कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, सिंपल सी। अब यहाँ पर हो गई पिच कि अब क्या करने लगे कि इसके जो भी पॉलिटिशियंस है वो इसका फायदा उठाने लगे, ले बहुत सारे चीजों को उसमें घुसड़ते गए उस लिस्ट में, उसमें कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं चाहिए। इसका गलत भी फायदा लोग उठा सकते हैं ना। तब यहाँ पर एक स्पेशल वो केशवानंद भारती केस है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, जो भी लॉ इसमें डाले गए हैं, किसमें 31B में, आर्टिकल 31B में, वो जुडिशियल रिव्यू में के अंतर्गत आएंगे, उससे पहले वाले नहीं आएंगे, उसके बाद वाले आएंगे। ये कोर्ट के अनुसार यही चीज था। आपको हमने अपने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हो सकता है सिंपल लैंग्वेज में समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है
कि 31B का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि लोग अपना जमीन नहीं देते थे, और जमीन नहीं देते थे क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टी था और वो कट चले जाते थे, जिसके चलते गवर्नमेंट को ये दिक्कत होती थी कि वो रोड या कोई भी डेवलपमेंट का काम कर पाए। ठीक है, इसके साथ अब क्या हुआ कि 31B जैसे ही आता है तो उसमें ये था कि 31B के अंतर्गत जो भी चीज मैटर्स आएंगे वो क्या होंगे कि आपको रजिस्ट्री रिव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं, अलाउ नहीं किए जा सकते हैं। तब जाकर इसमें क्या किया गया कि धीरे 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 आपको कुछ चीजें इस लिस्ट में डालने शुरू कर दी गई, जिसके चलते क्या हो गया कि अब खत्म हो गया, सारी चीजें लोगों के पास अधिकार नहीं थी कि वो जा पाए। और इसके चलते दिक्कत क्या होती है, इसके चलते दिक्कत ये हुई कि फिर कोर्ट, यहाँ पर केशवानंद भारती केस होता है और वो बहुत लंबा खींचता है। इसके बाद उसमें जजमेंट आता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोई भी चीज पर रिव्यू हो, यानी कि कोर्ट उसमें दखल दे सकती है, जब वो गलत हो या सही हो, उसमें जो भी चीज उसमें होना चाहिए उसमें कोर्ट दखल दे। तब जाकर 24 अप्रैल 1973 के बाद कि जो भी लॉ बनी है उस रिव्यू के अंतर्गत आएगी, उससे पहले वाले नहीं आएगी। इस तरह की आपको क्या हो गई चीजें आपको कोर्ट के अनुसार कही गई। इसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट था वो भी खत्म हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया और हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट बचे। अब हम लोग ने ये 9 जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसकी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको अपने लैंग्वेज में हो सकता है। केशवानंद भारती केस को मैंने फिर से आपको एक बार फिर से जोर देकर कह रहा हूं कि हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करेंगे, तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी प्री और मेंस के हिसाब से, आप इसमें टेंशन नहीं लीजिए। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर पॉलिटी उनका कहीं से भी जुड़ाव है तो इस लेक्चर को जरूर देखें। इसके साथ एसएससी वालों को भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को रटते हैं, रटने से नहीं होता है, चीजों को समझने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए इसके बाद 10 शेड्यूल आता है। 10 शेड्यूल की बात जो करें तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोला गया। ठीक है, और ये जो है 52 अमेंडमेंट के जरिए 1985 के जरिए इसको मतलब जोड़ा गया। अब एंटी डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेशन में, तो अगर वो कुछ गलत करता है या उस तरह की चीजें पाई जाती हैं तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब उसको निकाल दिया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ देर दिन के लिए, इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, हो सकता है पूरा रिमेनिंग टर्म के लिए। ठीक है, तो अब वैसे चीज में क्या थी, देखिए वैसे चीज में थी कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक पार्टी से हैं बीजेपी से और हमने इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया, अब सरकार गिराने के लिए कुछ ऐसा मानसा है और क्या हम करने कि इसको पार्टी को चेंज कर लें, तो डायरेक्ट ये एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने से क्या होगा कि हम हो सकता है कि पूरे टर्म के लिए जो हम टर्म में चुनाव जीते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव से। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ में यही चीज है। 10 शेड्यूल में इसकी बात है। अब 11 शेड्यूल की बात करते हैं तो 11 शेड्यूल जो है 73 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको 1992, मैंने बार बार बोला है कि 71 से लेकर 74 तक आप याद कर लीजिए कि 1992 में ही ये सब अमेंडमेंट हुए थे। 71, 72, 73 और 74, 1992 अमेंडमेंट। 73 और 74 अमेंडमेंट जो है 11 शेड्यूल के लिए है और 12 शेड्यूल के लिए है। तो 11 शेड्यूल में जो आई थी उसमें पंचायत प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में। ठीक है, 29 सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और वो जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं उसमें पंचायती यानी कि पंचायती राज इसमें यहाँ से जोड़ दिया गया। पंचायत के बारे में सारी चीजें यहाँ पर आपको 11 शेड्यूल में देखने को मिलेगी। 12 शेड्यूल में है 74 अमेंडमेंट 1992, मैंने अभी बोला है कि आपको ये 4 याद कर लें, 71, 72, 73 और 74 अमेंडमेंट है वन आपको 1992 में ही हुए थे, और 73 में आपको 11 शेड्यूल और 72 में आपको 12 शेड्यूल की जिक्र है। इसमें म्युनिसिपैलिटी की जिक्र है। ठीक है, जहां पर पंचायत गांव विलेज होंगे वहां पर पंचायत होगी और जहां पर शहर हल्का बड़ा होगा वहां पर म्युनिसिपैलिटी होगी। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विच 18 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट के साथ स्टेट में इसको जोड़ा गया। तो टोटल आपको समझ में आ गया होगा कि 12 शेड्यूल्स कौन कौन सी हैं, उनमें क्या क्या जिक्र है और कौन कौन से अमेंडमेंट के जरिए 9, 10, 11, 12 ये 4 शेड्यूल जोड़े गए। ठीक है, जिनमें 9 में आपको देखे होंगे कि 31B जो है अमेंडमेंट आर्टिकल्स के जरिए ये चीजें आई थी, और इसी तरह 11, 10, 11, 12 भी हैं आपको। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, होप आपको मजा आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब देखना है हम लोग को
शुरू करना है कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर्स है, कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। और हो सकता है अगर आपने, हाँ एक थोड़ा सा मैंने ये चीज छोड़ दिया, इसको भी कंप्लीट कर नहीं देता, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक किस तरह से शेड्यूल को याद करना है। बाकी आप सिंपल सा ऐसे ही याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे ही याद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा फिर किस शेड्यूल में क्या क्या जिक्र है। हालांकि अब हम लोग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मतलब कि आंसुए पुराने पीएम के, प्राइम मिनिस्टर के आंसुए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर टी है तो टी से टेरिटोरीज एंड स्टेट, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटोरीज एंड स्टेट की जिक्र है। ई यानी कि मोलमेंट यानी कि सैलरी वैलरी की बात है। ए से अफर्मेशन एंड ओथ यानी कि आपको ये ओथ लेने की बात है, ठीक है। आर से राज्यसभा सीट एलोकेशन मतलब राज्यसभा में सीट कितने, किस स्टेट की कितने सीट होंगी, ये सब चीजें हैं। फिफ्थ जो है एस से आपको शेड्यूल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया का जिक्र है सभी देश में सभी। यहाँ पर ओ से हो जाएगा अदर ट्राइबल एरिया, यानी कि 4 हमने राज्य में बात की थी, ठीक है, उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं 4 राज्यों में, असम मेघालय ये सब राज्यों में, ठीक है। एफ से आपको फेडरल लिस्ट आपको, ठीक है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज की जिक्र है शेड्यूल नंबर 8 में, और 8 के बाद 4 नए शेड्यूल्स आए हैं। तो उसमें एल जो है लैंड रिफॉर्म है, ठीक है, एल से लैंड रिफॉर्म जो कि 9th है, केशवानंद भारती केस उसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अलग से उसका क्लास हम लोग जब लेंगे तब लेंगे। डी से डिफेक्शन यानी कि कोई किसी को भी जो भी उस तरह के स्टेट लेजिस्लेशन या विजिटल लेजिस्लेशन में मिलेगा पार्लियामेंट में, तो उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है पूरे टर्म के लिए। तो ये सब चीजें हैं 1985 में 52 अमेंडमेंट के जरिए आया था। पी से पंचायत जो है उसके बारे में जिक्र है, ये 1992 में 73 अमेंडमेंट किया था। और एम से म्युनिसिपैलिटी है, पीएम मतलब पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटी, और ये 1992 में 74 अमेंडमेंट के जरिए आया था। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।